इस वीडियो के अंदर हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द लिबरलिज्म, सब पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी थ्योरीज को देखेंगे। सो लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रियलिज्म के बारे में, न्यू रियलिज्म के बारे में और न्यू लिबरलिज्म के बारे में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिबरलिज्म और रियलिज्म से, क्योंकि हम इन दोनों के अंदर एक दूसरे का कंपेरिजन करते जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द लिबरलिज्म, the reason behind the wars is only the coastal benefits, economic benefits हो सकते हैं या सेल्फ डिफेंस हो सकता है। सो ये कंसेप्ट था वर्ल्ड वार वन से वन के बाद, विच मतलब जब वर्ल्ड वार वन हो गई थी तो वो देख रहे थे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वर्ल्ड वार वन के, तो ताकि उनको अवॉइड किया जा सके और वर्ल्ड वार टू ना हो। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो वर्ल्ड वार वन हुई है उसकी रीज़न है कि कोस्टल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए जो वो जंगें होती हैं। सो अब वर्ल्ड वार वन भी इसी वजह से हुई थी कि कोस्टल बेनिफिट्स और सेल्फ डिफेंस की वजह से। So more in detail, the concept of liberalization is that the chance of going into war increases because of self-defense, autocratic leadership, यानी वो जो मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो, नो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड अलायंस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हम चीज़ें देख रहे हैं वर्ल्ड वार वन के बाद कि क्यों वर्ल्ड वार वन हुई थी, तो ये रीजंस थी। सो द मेन एम ऑफ द लिबरलिस्ट इज टू ओवरकम ऑल दीज पॉइंट्स टू गेट द पीस। According to the liberalist, human nature is peace-loving and good, and wanted to establish peace. But there are some factors which leads towards a war. According to the liberalist, progress is only possible with peace and prosperity. Then question raised was how to establish this peace. The answer of this question is also found in the liberalist theory, and that is creation and international organization. सो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन फिर वर्ल्ड वार वन के बाद बनाई थी, लीग ऑफ नेशन, तो यहाँ पे एंड दोज ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क फॉर पीस। Other than organization improve the structure of society in which interest will join each other, मतलब एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी जो कंट्रीज हैं, तो एक दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट जो डिपेंडेंट होंगे। आउटलुक विल बी डेमोक्रेटिक, यानी कि जो हमने देखा था यहाँ पे कि ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप है ये सब कुछ खत्म होगा और डेमोक्रेसी आएगी। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अच्छा अब जो अगर कहीं पे फ्रीडम मूवमेंट्स हैं या कहीं पे लोग चाहते हैं कि उनको आज़ादी दे दी जाए, तो उनको राइट होना चाहिए कि उनको वो राइट मिलना चाहिए। इससे भी वार्स को, इससे भी जंगों को काबू किया जा सकेगा और जंगें नहीं होंगे, पीस जो है वो मेंटेन होगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वीक एंड पावरफुल कंट्रीज स्ट्रेंथ डिफरेंस। इसी तरह से अब लीग ऑफ नेशन जो बनाई गई थी उसका आर्टिकल नंबर 10 के अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम एंड नेटो इस कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम की एग्जांपल मैंने इसके अंदर ऐड की है। सो लीग ऑफ नेशन के आर्टिकल नंबर 10 के अंदर भी कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का मेंशन किया गया था। उसके अलावा ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए ताकि सब कुछ मतलब ओपन हो और वार जो है वो कम से कम जो उस तरफ जाया जा सके, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की गई थी। अब ये सारे पॉइंट्स थे जो लिबरलिज्म ने दिए थे वर्ल्ड वार वन के बाद ताकि कोई बड़ी जंग ना हो। लेकिन वर्ल्ड वार वन के बाद ना तो कोई डेमोक्रेसी आई, इतनी ज़्यादा कंट्रीज में बिल्कुल भी नहीं आई, और क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज थे। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिबरलिज्म इज आल्सो रिजेक्टेड, तो डेमोक्रेसी भी नहीं आई। अगेन ए न्यू ऑटोक्रेटिक सिस्टम जिसके अंदर फाशिज्म और नाजिज्म आ गया था इटली और जर्मनी के अंदर। सो द सेकंड पॉइंट ऑफ लिबरलिज्म इज आल्सो रिमूव द ऑटोक्रेटिक सिस्टम वाज आल्सो गेट्स रिजेक्टेड, तो ये पॉइंट भी इसके अंदर रिजेक्ट हो गया। सो ये फ्लॉज आए थे लिबरलिज्म थ्योरी के अंदर, जिसकी वजह से फिर वर्ल्ड वार टू हो गई। अच्छा, अब जब ये सब कुछ हो गया, लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग था कि सेल्फ डिफेंस और ये सब कुछ करने के लिए लोग करते हैं वार, लेकिन अगर हम इन सब को ख़त्म कर दें, यानी इन सारे पॉइंट्स का अगर फॉलो करके अगर इन सब को ख़त्म कर दें, डेमोक्रेसी ले आएँ, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो ख़त्म कर दें, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, तो इसकी वजह से वार नहीं होगी। लेकिन ये सब नहीं हो सका। उसके बाद आई फिर रियलिज्म थ्योरी, जो कि अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म थ्योरी अब इसका बिल्कुल उलट है। ह्यूमन नेचर इज एग्रेसिव सेल्फिश, अपोजिट ऑफ लिबरलिज्म है ये। क्योंकि लिबरलिज्म में कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत पीस लविंग और अच्छी है, लेकिन इसके अंदर ये उलट है। अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म स्टेट इज द की एक्टर, इसके अंदर बताया गया कि स्टेट जो की एक्टर है, उसमें बताया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बना दी जाए तो वो की एक्टर होगी, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। इफ द स्टेट इज पावरफुल इट विल प्रमोट पीस, तो
जो इसके अंदर था रियलिज्म के अंदर वो ये था, अगर हम स्टेट को पावरफुल कर दें तो वो प्रमोट करेगी पीस को। एंड लिबरलिज्म वाज इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट ए सिंगल स्टेट। सो उसके भी ये भी अपोजिट होगा, लिबरलिज्म था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो स्टेट्स को कंट्रोल करेगी, वाइल जो रियलिज्म है ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि स्टेट खुद ही पावरफुल होती है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा अगर डिटेल में बताऊँ, सपोज अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या इंडिया की गवर्नमेंट है, तो अगर ये कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो गवर्नमेंट, मिलिट्री और जो ब्यूरोक्रेसी है, इन इदारों के ऊपर कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, प्रेशर नहीं है कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो इसके अंदर ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लेना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सो स्टेट के ऊपर स्टेट बनाने की बात की थी लिबरलिज्म ने कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। रियलिज्म वालों ने कहा कि स्टेट के ऊपर कोई भी स्टेट नहीं बनाई जा सकती। सो मॉर्गेंतो जो वो एक बिलीवर था रियलिज्म का, उन्होंने कहा था कि पावर इज द ओनली वे टू कंट्रोल द वायलेंस एंड एस्टैब्लिश पीस। इन्होंने कहा था कि कोई भी स्टेट है उसको पावरफुल कर दो, जंग नहीं होगी। कहने का मकसद अगर मैं एग्जांपल दे के कहूँ, जैसे मई 1998 के अंदर अगर इंडिया ने एटमी धमाके किए तो उसके चंद दिनों के बाद ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए। सो ये मैगेंटो का था मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रियलिज्म के लिए कि अगर आपने वायलेंस और पीस, वायलेंस को ख़त्म करना और पीस को मेंटेन करना है तो स्टेट को इतनी पावर दे दें कि वो एक दूसरे के साथ फिर जंग करने का सोचें भी ना। सो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे कि एनर्जी इट इज़ द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स देयर इज नथिंग विच कंट्रोल स्टेट। ये बिल्कुल मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टेट के ऊपर कोई स्टेट नहीं है। नो वन इज अबव आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। सेल्फ हेल्प सिस्टम जो वो प्रमोट करना चाहिए कि गवर्नमेंट और स्टेट्स है वो मिलिट्री जो है या फिर कोई भी स्टेट्स है वो इतनी पावरफुल हो कि कोई इसके बारे में सोचे भी नहीं उस पर अटैक करने का। सर्वाइवल और सिक्योरिटी के बारे में, मिलिट्री पावर के बारे में वही बातें और है। सो द एग्जाम्पल गिवन बाय द रियलिज्म बिलीवर इज दैट। अब इसकी एग्जांपल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वर्ल्ड वार टू के अंदर जब जर्मन ने अटैक किया था पोलैंड और स्लोवाकिया के ऊपर और वो जीत गए थे, उन्होंने पोलैंड और स्लोवाकिया को आराम से वहाँ पे शिकस्त दे दी थी। बट व्हेन दे अटैक ऑन द रशिया इट वाज डिफेंडेड, सो द रीजन बिहाइंड दैट वाज द डिफेंस सिस्टम ऑफ रशिया वाज वेरी स्ट्रांग। सो इनकी थ्योरी को यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हेल्प इस तरह मिलती है कि अगर पोलैंड और स्लोवाकिया रशिया की तरह से पावरफुल होते तो जर्मन पहले तो उन पे अटैक करने का सोचते भी ना, अगर करते भी सही तो उसको काउंटर बैलेंस करते और जंग वहीं पे खत्म हो जानी थी। सो अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट स्टेट शुड वर्क इन देयर ओन पावर टू कीप द पीस विद मिलिट्री। Military power we will use the rational power. Rational power है कि actually suppose as a state is powerful and the other state is weaker. So because of the power of the powerful state, the weaker state will get their conflict resolved as soon as possible to avoid the war. अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बोलूँ कि अगर एक स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट, सपोज अगर चाइना है, चाइना के साथ नेपाल है, अगर नेपाल जो वो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर जो चाइनीज से रिलेटेड है, तो नेपाल ट्राई करेगा कि जितना जल्दी हो उसको मतलब काउंटर बैलेंस कर लिया जाए ताकि चाइनीज के साथ वो जंग मोल लेना दैट इज कुड बी डेंजरस फॉर नेपाल। सो इसके अंदर जो है फिर यही है कि इस तरह अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रेजोल्यूशन जो है उसकी कर लेंगे छोटे कंट्रीज जो वो वीकर जो कंट्रीज होंगे। इसमें भी रियलिज्म ने मतलब रियलिज्म के पॉइंट्स जो वो अप्लाई होते हैं। उसके अलावा स्टेट हैज़ ए मॉरल अप्रोच। अब इस जो रियलिज्म के अंदर जो फ्लॉज आए थे वो फ्लॉज इन द रियलिज्म अकर आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। अब देखें, अभी मैंने आपको नेपाल और उसकी एग्जांपल दी चाइना की, लेकिन ये तो एक इमेजिनरी एग्जांपल है। जो रियल एग्जांपल है वो थी क्यूबा और अमेरिका की, लेकिन उसने रियलिज्म की थ्योरी के पॉइंट्स को गलत साबित कर दिया था कि जब वर्ल्ड वार टू के बाद 60s के अंदर जो क्यूबा और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के सामने आ गए थे एक्सरसाइज मिलिट्री, तो अब इसके अंदर अमेरिका तो अब बड़ा मुल्क था, इसके पास पावर भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्यूबा जो है वो छोटा कंट्री था। लेकिन उस पॉइंट के अकॉर्डिंग था कि क्यूबा कभी भी सामने नहीं आएगा, लेकिन ये तो आ गए थे। सो अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म, इफ वन कंट्री विल बी पावरफुल अमेरिका, the other Cuba will not think about the war. So that point was going wrong here. Both of these theories, realism and liberalism, these are the scientific approaches. बट अब हम देखेंगे जो न्यू रियलिज्म है वो बिहेवियर अप्रोच पे, स्टेट इज ओनली एन इम्पोर्टेंट एक्टर। इसमें
जो रियलिज्म था उसमें कहा था कि स्टेट ही सब कुछ है, लेकिन नियो रियलिज्म के अंदर है कि स्टेट एक इम्पॉर्टेंट एक्टर है लेकिन सब कुछ नहीं है। नियो रियलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स ऑन स्कूल ऑफ थॉट्स। पहला इसके अंदर पॉइंट है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, दूसरा है मॉडर्न रियलिज्म और तीसरा है सिक्योरिटी स्टडीज। स्ट्रक्चर रियलिज्म के अंदर यूनिट वर्सेस स्ट्रक्चर है, पहले हम यूनिट देखेंगे फिर स्ट्रक्चर देखेंगे फिर कंसेप्शन ऑफ अनार्ची। मॉडर्न रियलिज्म देखेंगे और सिक्योरिटी स्टडीज देखेंगे। स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अंदर यूनिट वर्सेस स्ट्रक्चर है, तो यूनिट के अंदर जो है यूनिट में आगे केनेथ वार्ड ने 1979 के अंदर एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उनके अकॉर्डिंग रियलिज्म और न्यू रियलिज्म टू अंडरस्टैंड न्यू रियलिज्म इट इज इंपॉर्टेंट टू कंपेयर बोथ ऑफ देम। सो हम आगे कंपेयर करके चलेंगे इसको। एक्चुअली इन रियलिज्म देयर वाज अ यूनिट बेस्ड स्टडी, यानी कि स्टेट ही सब कुछ है रियलिज्म के अंदर था। ठीक है, सो देयर इज नो यूनिवर्सल अप्रोच बट द न्यू रियलिज्म प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल बेस्ड स्टडी। हाउ प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल बेस्ड स्टडी, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पे आप देखते हैं, यूनिट में हम सिर्फ स्टेट को देख रहे थे, स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ पावर। कि उन्होंने जो रियलिज्म वालों ने पावर का कंसेप्ट लिया था वही गलत था। तो कंसेप्ट ऑफ पावर एक्चुअली ये है कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म के कंसेप्ट ऑफ पावर था कि मिलिट्री सब कुछ है, स्टेट ही सब कुछ है। लेकिन न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो असल में पावर का कंसेप्ट है वो है कि वहाँ की मिलिट्री पॉपुलेशन और रिसोर्स टेक्नोलॉजी वगैरह। इसी तरह एनआरजी का कंसेप्ट भी रियलिज्म वालों ने गलत लिया था। सो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एनआरजी इज कंडीशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म एनआरजी डिफाइन सिस्टम एंड इफ यू विल हैम्पर इट, अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यू विल लीड टुवर्ड्स द वॉर। जैसे रियलिज्म वालों ने कहा था कि स्टेट को बहुत ज़्यादा पावरफुल करो, दूसरी स्टेट जो है वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी, फिर तो एक किस्म का कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा पावर के लिए, पावर गेन के लिए। तो इसकी वजह से वार हो सकती है। सो कंसेप्शन ऑफ एनआरची भी इसमें न्यू रियलिज्म के अंदर वो डिफर करती है रियलिज्म से। अब आ जाए मॉडर्न रियलिज्म के ऊपर, जो हमारे पास दूसरा पॉइंट, हमने इसको 3 पॉइंट्स के अंदर न्यू रियलिज्म को डिवाइड किया था। एक तो स्ट्रक्चर रियलिज्म, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर को देखा, फिर अब मॉडर्न रियलिज्म के अंदर the conceptual framework of the structural realism is the modern realism that was set by the Joseph Gracio. According to Joseph, the state has two types of goals, absolute gain और relative gains. एब्सोल्यूट के अंदर है कि मेरे पास ही सब कुछ पावर है, मतलब एक स्टेट है कि समझ ले कि मेरे पास सब कुछ सारी पावर है। और दूसरा है कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द एब्सोल्यूट गेन। अब इसके अंदर मैं एग्जांपल दूंगा सिक्योरिटी स्टडीज के अंदर इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एब्सोल्यूट गेन को। जब इट इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ न्यू रियलिज्म, जब 1991 जब कोल्ड वार ख़त्म हो गई थी तो तब अमेरिका जो वो उसको लगा कि अब वो एब्सोल्यूट गेन के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? 1991 to 2001 USA became dominant after Cold War, so they work in the gender equality, democracy and education, but they does not focus on the security studies, and that leads for 9/11 incident. So before 9/11 USA को लग रहा था कि वो एब्सोल्यूट गेन में है, लेकिन देयर इज नो एनीवन हैज टू चैलेंज अस, मतलब उन्हें लगा था कि कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली वो रिलेटिव गेन में थे, एब्सोल्यूट गेन में नहीं थे। सो न्यू रियलिज्म बिलीव्स इन स्मार्ट अप्रोच। अब हमने जो पहली वाली पढ़ी थी लिबरलिज्म, इसके बारे में हम न्यू लिबरलिज्म के अंदर देखते हैं तो उनको कंपेयर करके चलेंगे। इसके अंदर है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। 1970s सोशल मूवमेंट, इंटरनेट आया, पॉपुलिज्म आई, तो 1975 के अंदर यूरोप वांट्स टू इंटीग्रेट द वर्ल्ड, सो इट इज़ द फर्स्ट थ्योरी टू चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी और थ्योरी ने क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बात नहीं की थी। सो इसके 3 पॉइंट्स है, कमर्शियल लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिबरल इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल लिबरलिज्म पहले पहले पॉइंट के अंदर बात हुई थी, प्रमोट ट्रेड, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के डिपेंडेंट इंटरेस्ट हो जाएंगे। जो पहली पहली हमने थ्योरी देखी थी ये लिबरलिज्म, इसके अंदर हम ऑलरेडी ये वाला पढ़ चुके हैं। तो कमर्शियल रियलिज्म वही पुरानी बात की है इन्होंने। डेमोक्रेसी मतलब वो ख़त्म करेंगे हम, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और डेमोक्रेसी लेके आएंगे, वही पुरानी बात की है। ये जो है लिबरल इंस्टीट्यूशन, ये एक न्यू चीज़ इसके अंदर ऐड हुई थी न्यू लिबरलिज्म के अंदर। की पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, मेक इंस्टीट्यूशन मोर देन वन, स्टेट इज द की एक्टर, बट की एक्टर है लेकिन बट ओनली एक्टर बिकॉज दिस थ्योरी बिलीव्स इन सोशल फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। सो ये थी कुछ हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज। मैंने ट्राई की है कि इनको एक ही वीडियो के अंदर जो सम अप कर दें, और ये जस्ट ओवरव्यू था, और आप किसी भी आप डिटेल्ड बुक के अंदर इसकी रीडिंग कर सकते हैं।
क्योंकि इसकी वीडियो के नज़रिए मैंने आपको सिर्फ इसका कंसेप्ट देने की ट्राई की है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।